डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 107 से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 107 तक डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछ रहा है एल आर परिपथ में कलांतर होता है, द फेज डिफरेंस इन एल आर सर्किट इज। समझेंगे इसको। एल आर सर्किट का जो फेज़र बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। इधर आता है वी आर और इधर आता है वी एल और ये इनका फेज डिफरेंस फाई। सो अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये अगर वी एल है तो ये भी वी एल रहेगा। सो अगर हम यहाँ से टेन फाई निकालें, टेन फाई, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन फाई अगर यहाँ से हम निकालें तो ये हो जाएगा वी एल अपॉन वी आर। वी एल होता है आई इंटू एक्सएल। सो ये हो जाएगा आई इंटू एक्सएल। कहाँ लिखा जाए, जस्ट ए मिनट। वी एल हो जाएगा यानी टेन फाई इज इक्वल टू वी एल हो जाएगा आई इंटू एक्सएल और बटे में वी आर हो जाएगा आई इंटू आर। सो आई से आई कैंसिल। सो टेन फाई बचा आपका टेन फाई इज इक्वल टू एक्स एल बाई आर। और एक्सएल किसको बोलते हैं हम लोग? एक्सएल बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को। सो एक्सएल के जगह पे हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, यानी एक्सएल ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है और ओमेगा खुद किसके बराबर होता है? टू पाई एफ के बराबर। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, उसको आप एक्सएल बोलिए या ओमेगा एल बोलिए या टू पाई एफ एल बोलिए, सब बराबर। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल। सो एक्सएल के जगह पे मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर और यहाँ से आप फाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। सो हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ऐसे कैसे हुआ ये? यहाँ से टेन फाई निकाला हमने, टेन फाई कितना हुआ? वी एल अपॉन वी आर। वी एल को तोड़ दिया हमने तो हुआ आई एक्सएल बाई आई आर और आई से आई कैंसिल तो एक्सएल अपॉन आर। और एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल या टू पाई एफ एल। तो ओमेगा एल ऑप्शन में है तो ओमेगा एल ही रहने देते हैं और टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल अपॉन आर और फिर फाई निकालेंगे तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 109। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर के लिए मैंने पीछे बताया था कि एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ट्रांसफार्मर में होता है वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। यानी करंट और वोल्टेज का रेशियो जो रहता है वो इन्वर्सली का रिलेशन है। यहाँ पे देखिए वी एस ऊपर है और यहाँ पे आई एस नीचे है, यहाँ पे वी पी नीचे है और आई पी ऊपर है। सो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू होता है के या आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सो अगर ये के वन से ज़्यादा हो गया, के इज़ ग्रेटर देन वन, तब स्टेप अप ट्रांसफार्मर और के लेस देन वन तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो क्या हो जाएगा ये वी एस अपॉन वी पी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक एक चीज़ डिटेल में समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या देंगे? इसका ऑप्शन हम लोग दे देंगे वी एस अपॉन वी पी। सो ये हो जाएगा वी एस अपॉन वी पी। सो ऑप्शन नंबर ए। सो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। आरसी का बीमीय सूत्र होता है, आरसी। आरसी होता क्या है? आर इंटू सी। ओके, सो आरसी होता क्या है? आर सी, आर होता है वी अपॉन आई के बराबर। ओके, और सी होता है क्यू अपॉन वी के बराबर, क्यू अपॉन वी। तो वी से वी यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्यू अपॉन आई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यू अपॉन आई। उसके बाद क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी, ए इंटू टी, और आई का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, एम्पियर। सो एम्पियर से एम्पियर गया, एम्पियर से एम्पियर गया, तो बचा क्या? सिर्फ टाइम। तो देखिए, तो सिर्फ टाइम किस में बचा है? m0 L0 t-1, ये तो नहीं होगा। m0 L0 t-2, ये भी नहीं होगा। m0 L0 t0, ये भी नहीं होगा। m0 L0 t, सो डी ऑप्शन सही है हमारा, m0 L0 t। m0 का मतलब 1, टी L0, सॉरी, m0 का मतलब 1, L0 का मतलब 1, और t का मतलब t है सिर्फ, क्योंकि 1 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, तो m0 L0 हटा दीजिए, सिर्फ बचा t। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। फिर से एक बार समझिए, आर सी क्या होता है? आर, आर मतलब रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई, और सी को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन वी। तो वी से वी कैंसिल करा दीजिए, तो बचा क्या? क्यू अपॉन आई। तो क्यू को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ए टी, और नीचे आई का एम्पियर, तो ए से कैंसिल, बचा सिर्फ टी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन है, ध्रुव प्राबल्य का ऐसा ही मात्रक है। सो दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड 2 times, आई थिंक ट्विस, दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड ट्विस। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसको पूरे डिटेल में मैंने समझाया था, फिर से एक बार समझिए। इसका होता है एम्पियर मीटर, सॉरी, हाँ, इसका होता है एम्पियर मीटर। इसको मैंने पूरे डिटेल में समझाया था। कैसे समझाया था? कि एम क्या होता है, ये पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम बोलते हैं, तो एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। सो एम इज इक्वल टू हो जाता है एफ अपॉन बी। एफ होता है न्यूटन, और बी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पलट के ऊपर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे वेबर। और इसको और आगे कैसे लिखूँ मैं, एक मिनट, न्यूटन पर वेबर बाय मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पलट के ऊपर गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वेबर। आगे देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू वेबर। न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, लेकिन 1 मीटर ऊपर बचा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग जूल इंटू मीटर, और यहाँ पे वेबर होता है जूल पर एम्पियर। तो एम्पियर पलट के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल इंटू मीटर इंटू एम्पियर, और बटे में एक और जूल आ गया, जूल से जूल कैंसिल, एम्पियर इंटू मीटर। सो इसको मैंने 2 बार डिस्कस कर दिया, फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखिएगा। एफ इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू बी, यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ से एम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन बी। एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो न्यूटन और मैग्नेटिक फील्ड का हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर पलट के ऊपर गया तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वेबर। और नीचे मैंने क्या किया है, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, तो जूल इंटू मीटर ऊपर आ गया, क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर था, तो जूल इंटू मीटर, और वेबर खुद होता है जूल पर एम्पियर। फिर एम्पियर पलट के ऊपर जाएगा, जूल से जूल कैंसिल, एम्पियर मीटर, आंसर बचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हम लोग ऑप्शन में एम्पियर मीटर मारेंगे, मार चुका हूँ मैं। इसको रफ किया जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पूछा जाए,
तो वो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में पूछा जाए तो ये होता है W इज इक्वल टू पी के जगह पे वहाँ पे ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो वहाँ पे आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। E के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वहाँ आता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक के लिए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, तो ये होता है 1+d/f। ये होता है ये जब हम लोग 25 सेंटीमीटर पे इमेज को फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और रिलैक्स्ड आई के लिए ये होता है सिर्फ d/f। तो यहाँ पे d/f का ऑप्शन नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं पूछा है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है 1+d/f। तो सीधा सीधा मारेंगे 1+d/f, बी वाला ऑप्शन सही है 1+d/f। आगे बढ़ेंगे। संपर्कित दो लेंस, गलत लिखा हुआ है, लेंस है ये, लेंस की शक्ति होती है। तो दो लेंस जब कांटेक्ट में रखे गए होते हैं तो ये होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, या ऐसे लिखा जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ में पूछे तो ये, और पावर में पूछे तो ये फॉर्मूला एक ही बात है, क्योंकि 1/f को हम पावर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यू जी इज इक्वल टू 3/2, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। तो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बताइए। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ऐसे कुछ, म्यू जी, और यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, एक ही बात है। तो ये होता है म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। फिर से लिखता हूँ मैं, कुछ ऐसे लिखा जाता है μ1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, और कई जगह ये चीज़ ऐसे भी लिखा जाता है 1 और 2 ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, यानी पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा म्यू जी डब्लू इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू। ओके, म्यू जी दिया है 3/2, सो 3/2 लिख देंगे, और म्यू डब्लू दिया है 4/3, सो 4/3 भी लिख देंगे। 3 पलट के जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 9/8, सो 9/8 इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3 × 3 9 और 2 × 4 8, सो 9/8 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा कुछ इस तरह का 3 × 3/2 × 4, ये पलट जाएगा तो 9/8। सो 9/8 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9/8 किधर है, पहले इसको रफ कर दिया जाए। 9/8 इज द राइट आंसर। नाइन बाई एट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो कांच के लिए क्रांतिक कोण लगभग असल में एक 41 के आसपास का होता है, लेकिन 41 ऑप्शन नहीं है तो 42 के साथ जाएंगे, लगभग दिया हुआ है। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी 42, यानी ग्लास के लिए लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है, और हीरे के लिए सबसे कम होता है 24.41। सो द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज अराउंड 42 डिग्री। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, सो आपको मालूम है कि इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ बोला जाता है जिसको। सो ट्रांसवर्स नेचर की ये होती हैं। सो इनके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सो ट्रांसवर्स नेचर की ये होती हैं, सो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, यानी पूछ रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज,
ये तो डेरिवेशन में आता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेरिवेशन इसका देखा होगा। ये होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। सो ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे सीधा सीधा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ये सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला उठा के दे दिया आपसे। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ यानी म्यू इंटू टी। सो म्यू इंटू लेंथ ऑफ पाथ को अगर टी हम मान के रखते हैं तो म्यू इंटू टी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए सही है। बी अक्षीय इक्वल टू बी निरक्षीय, गलत है। बी अक्षीय इक्वल टू इंटू बी निरक्षीय, बी निरक्षीय इक्वल टू टू इंटू बी अक्षीय। विच ऑफ द फॉलोइंग द करंट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। ये कुछ इस तरह का होता है, जो एक्सियल फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम है। बी एक्स ई एक्सियल इक्वल टू होता है टू इंटू ई इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल को हम बोलते हैं निरक्षीय और एक्सियल को बोलते हैं हम अक्षीय, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक में होता है बी एक्सियल इक्वल टू टू इंटू बी इक्वेटोरियल, और फॉर्मूला आता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है टू के पी अपॉन आर क्यू, और इसका रहता है के पी अपॉन आर क्यू, यानी एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 गुना होता है। इसी तरह एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 गुना होता है। सो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया आपका बी नंबर, एक्सियल इक्वल टू टू इंटू बी इक्वेटोरियल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। और सेम यही रिलेशन रहेगा इलेक्ट्रिक में भी। यहाँ पे मैग्नेटिक का पूछा है तो भी बी, अगर इलेक्ट्रिक का पूछा रहता तो भी बी होता है। आगे बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक होता है। सो ये होता है टी इज इक्वल टू टू पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन एम बी एच, आई अपॉन एम बी एच। सो ऑप्शन नंबर बी ये होता है टी इज इक्वल टू टू पाई इंटू अंडर रूट आई इज इक्वल टू एम इंटू बी एच, यानी ये एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टू पाई यहाँ पे आ गया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी। सो वहाँ से कुछ रिलेशन ये इस तरह से आता है। सो ये होता है टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आई बाई एम इंटू बी एच। सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय और चुंबकीय सुई की आवृत्ति n के लिए सही है। तो ये होता है कुछ n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हो जाता है पहला वाला, n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच। सो पहला ऑप्शन सही है इसका। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टेंजेंट नियम के लिए सही है। सो टेंजेंट नियम के लिए सही होता है बी इज इक्वल टू बी एच टेन फाई, बी इक्वल टू बी एच टेन फाई। अगर आपने पिछला मेरा लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने बताया था बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन डेल या टेन फाई, ऐसा रहता है कुछ। सो बी भी ऊपर रह जाएगा तो ये बी एच इधर चला जाएगा, यानी बी एच इंटू टेन फाई वाला रिलेशन सही है। सो टेंजेंट लॉ के लिए होता है, ये तो खैर हो गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, और टेंजेंट लॉ के लिए होता है बी इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन फाई। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे। अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, सेम वही चीज़ है, हमने बोला था एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
सो यहाँ पे वही चीज़ पूछा है, म्यू आर पूछा है, तो म्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एम बाई म्यू नॉट के बराबर। सो यहाँ पे एम नहीं लिखा है, म्यू बाई म्यू नॉट लिखा है। सो ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो 124 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। जहाँ पे हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को समझाया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, बी एच इक्वल टू ये बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल और बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल। तो हमने आपको क्या बताया था कि इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो बी से बी कट जाएगा और ये आ जाएगा टेन डेल इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, एक रिलेशन ये बताया था। और अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो स्क्वायर करके जोड़ने से आपका क्या आएगा, देखिएगा, स्क्वायर करके इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, और स्क्वायर करके जोड़ने पे ये आता है कुछ बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल, और साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल 1 हो जाता है। तो यहाँ से क्या बचा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, और बी पर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा। सो यहाँ पे तो यही रिलेशन है, सीधा सीधा ये वाला रिलेशन है, सीधा उठा कर रख देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। मैं इसको रफ करता हूँ और ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। So option number 1 is the correct one. It will take some time, but every question I will deal in details. So we'll get all the concept with feel. So for that you'll have to have some patience with me. टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ पूरे डिटेल के साथ आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। सो ये रिलेशन कुछ इस तरह का आता है, ये होता है C इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आता कैसे वो भी दिखा देता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे आप जानते हैं कि थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻9 के बराबर। ओके, अगर हम यहाँ से 1/4 पाई निकाल लें तो यहाँ पे कुछ बचेगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। हम ये भी जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7 के बराबर। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस म्यू नॉट को 10⁻⁻7 के नीचे लेके आ सकते हैं। सो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 1/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 बाई म्यू नॉट, इस तरह से। अच्छा, ऊपर 1/4 पाई का वैल्यू हमने क्या निकाल कर रखा है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे 1/4 पाई के जगह पे हम पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा ये 10⁻⁻7 बटा म्यू नॉट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब 10⁻⁻7 को मैं लेके जाऊंगा 9 इंटू 10⁻9 के नीचे, और एप्सिलॉन नॉट को लेके आऊँगा नीचे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 9 इंटू 10⁻9 बटे 10⁻7, और ये हो जाएगा 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को मैं नीचे ले गया क्रॉस शिफ्टिंग में, तो ये कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 ऊपर है और 10⁻⁻7 नीचे है, तो
तो ऊपर जाएगा 10 का पावर -7 तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा कुछ 9 इंटू 10 का पावर 16 और ये हो जाएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस 9 इंटू 10 का पावर 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 10 का पावर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 को हम सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10 का पावर 8, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सी से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और ये कितना हो गया, सी इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। सो सी हो जाएगा 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो दैट्स द फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसका तो आंसर हो गया ना, सी इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो आपको तो ये पता ही, इक्वल टू mc²। ये तो वन ऑफ द फिजिक्स का बोला जाए तो सबसे बड़े इक्वेशंस में से आता है, सबसे बड़े फॉर्मूले में से आता है। सो E इक्वल टू mc²। ऑप्शन नंबर सी सही है, E इज इक्वल टू mc²। आगे बढ़ेंगे। दार्शनिक संख्या 18 की द्विआधारी संख्या होती है। बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 18। सो 18 को लिख लेते हैं हम लोग पहले, 2 4 1 2 4 8 16, बस इतना ही लिखना है। क्यों? क्योंकि अब 16 से आगे बढ़े तो 32 से पहुंच जाएंगे। 18 तक पहुंचना है तो 16 के नीचे 1 रख देंगे तो 16 हो गया, और 2 के नीचे 1 रख देंगे तो 18 हो गया। बाकी सबको 0 कर दीजिए। तो ये हो गया 1 0 0 1 0। सो 1 0 0 1 0। अच्छा, इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन गलत है। मैंने सबको बताया था क्लास में, और जो लोग नए हैं चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान देंगे, ये चारों ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे आप लोग और यहाँ पे लिख देंगे 2। सो 1 0 0 1 0 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 128। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ेंगे। इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने इसको अलग से डिस्कस किया है। डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल आप सिर्फ 10 सेकेंड में पहुंच सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 129। सो नैंड गेट का संकेत होता है, नैंड गेट का संकेत होता है। सो नैंड गेट का, एंड गेट में एक इन्वर्टर लगा देते हैं तो वो हो जाता है नैंड गेट। ये है एंड गेट, ये है और गेट, और गेट में इन्वर्टर लग गया तो ये हो गया, ये एंड है, देख लीजिए, ये है और के साथ एक इन्वर्टर, ये वाला जो इन्वर्टर लग गया ना तो ये हो जाएगा, सॉरी ये नॉट गेट है, ये और नहीं है, ये नॉट गेट है। और ये हो गया, ये एंड गेट था, एंड गेट में एक इन्वर्टर लग गया तो ये हो जाएगा नैंड गेट। सो नैंड गेट का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ सारे गेट्स। 4 तो यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं ऑलरेडी, 5 ही आपसे पूछे जाते हैं जनरली जो एनसीईआरटी में है। ये हो गया आपका एंड गेट, ये हो गया आपका और गेट, ये हो गया आपका नॉट गेट। लेकिन नॉट गेट का ये गलत बनाया गया है क्योंकि 2 इनपुट नहीं होते हैं, ये गलत बनाया गया है। मैं फिर से बना देता हूँ,
नॉट गेट का कुछ इस तरह से रहेगा, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट रहेगा, यहाँ पे एक इन्वर्टर रहता है। ये नॉट गेट है और ये एंड गेट में एक इन्वर्टर लगा दिया गया तो ये हो गया नैंड गेट, और इसी और गेट में एक इन्वर्टर यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। तो इस तरह से पांचों गेट बनाए जाते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नैंड गेट का। अगला, अर्ध आयुकाल टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट इज, अच्छा वो हिंदी गलत लिखा हुआ है। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट इज, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। ये फॉर्मूला होता है लॉग बेस ई 2 अपॉन लेमडा, ये टी हाफ का फॉर्मूला होता है। सो लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.693 अपॉन लेमडा, लेमडा की जगह पे तो 0.693 अपॉन लेमडा जिधर है मार दीजिए। सो कौन सा है 0.693 अपॉन लेमडा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अगर log 2 बाई लेमडा भी लिखा हुआ है बेस ई होना चाहिए, या नेचुरल log 2 बाई लेमडा तो भी सही है, और log 2 का वैल्यू होता है 0.693 बाई लेमडा तो ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। सो हीलियम का न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, हीलियम नाभिक। सो अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। हीलियम निकल रहा है, इसका मतलब अल्फा डीके हो रहा है, यानी प्लस में हर जगह हीलियम है, इसका मतलब अल्फा डीके हो रहा है। तो अल्फा डीके जब होता है ना तो ए नंबर में यानी एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी आती है, और एटॉमिक नंबर में यानी जेड नंबर में 2 की कमी आती है। देख लीजिए कौन से इक्वेशन में ऊपर यानी ए नंबर में 4 की कमी आई है और जेड नंबर में 2 की कमी आई है, वही सही होगा। तो यहाँ पे तो नाम ही गलत लिख दिया है, ये वाला सही है लेकिन नाम गलत लिखा है, इसमें से कमी आ गई 238 में से, तो ये अब यूरेनियम नहीं रह जाएगा, तो इसको काट दिया जाए, ये ऑप्शन गलत है पहला। ठीक है, 238 92, ठीक है, 238 से 4 निकला 234, अब ये थोरियम बन गया प्लस ये, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए ये तो गलत ही है और डी भी गलत ही है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। ऊपर देखिए ए नंबर में से 4 कम हुआ है, 238 से 234 हो गया, और जेड नंबर में से 2 कम हुआ है यानी 92 से 90 हो गया, प्लस हीलियम निकल गया है। सो अल्फा डीके हुआ है इसमें। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बायो सावर्ट के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो असल में ये होता क्या है, जो वेक्टर इसका वेक्टर फॉर्म होता है ये होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। एक्चुअली ये फॉर्मूला है डी बी इज इक्वल टू आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और मैं कांस्टेंट छोड़ दिया, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन ये जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो इसमें डी एल क्रॉस आर आता है, डी एल क्रॉस आर। सो डी एल क्रॉस आर आता है ना, तो ये वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यू आ जाता है। आर क्यू बात क्यों आता है, क्योंकि जब हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो आर का कैप हो जाता है आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड नीचे आके आर क्यूब कर देता है। तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको, जब वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में भी बताया था, नीचे क्यूब हो जाता है। सो यहाँ पे जो सही ऑप्शन दिख रहा है, वेक्टर फॉर्म में नीचे क्यूब हो जाता है और स्केलर फॉर्म में नीचे आर का स्क्वायर रहता है। तो देख लीजिए आर का क्यूब किस में है, तो ये होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर। सो डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू। सो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा आर क्यू वाला,
सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। वेक्टर फॉर्म में नीचे आर क्यूब हो जाता है, ये याद रखेंगे आप। वेक्टर फॉर्म में चाहे वो कूलम्स लॉ हो और चाहे ये बायो-सावर्ट लॉ हो, नीचे आर क्यूब हो जाता है वेक्टर फॉर्म में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 250-300 क्वेश्चन कर लें तो चांसेज है कि आप 35 से ज़्यादा बना पाओगे। बना तो 50 से ज़्यादा पाओगे, लेकिन आपको 35 ही बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आ रहा है तो 35 से ज़्यादा बनाने लगे, नहीं, 35 बना के छोड़ दीजिए और देखिए कि किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वही बनाइए। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था कि अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी ये सही है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और वॉल्यूमेट्रिक पूछ रहा है तो उसको रो इज इक्वल टू लिखते हैं क्यू अपॉन वी। और एरिया के लिए क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू, एरिया के लिए होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और लीनियर के लिए होता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो ये तीनों सिमिलर हैं। यहाँ पे सरफेस के लिए पूछा है या एरियल भी पूछता है कभी कभी, तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और इसका यूनिट हो जाएगा, क्यू का यूनिट कूलम और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, से कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कंडेंसर इज। देखिए एक्चुअली ये होता क्या है, सी इज इक्वल टू 4πε0 आर होता है, सी इज इक्वल टू 4πε0 आर होता है ये। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको दिया है, तो आप ये देख लीजिए किस इक्वेशन को सॉल्व करने से आर आ जाएगा। आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और नीचे आर माइनस आर में से तो आर ही आएगा। आर स्क्वायर बटे आर, तो आर से आर कट जाएगा तो आर आएगा, पहला इक्वेशन तो ठीक है। नीचे आर प्लस आर, आर ही आएगा, और आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और नीचे आर प्लस आर, आर इंटू आर। ऑप्शन देखा जाए इसका, ऑप्शन क्या क्या है इसका, आर आर बाई आर प्लस आर, आर आर बाई आर प्लस आर, आर आर, आर स्क्वायर और आर प्लस आर कुछ आर ही आएगा। आर में से आर जोड़ेंगे तो आर ही आएगा कुछ। स्क्वायर से ये कटा देंगे तो आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। सी डी तो नहीं है, सी डी तो श्योर नहीं है, ए या बी में कोई है, तो दोनों में ये आ रहा है आर इंटू आर बाई आर माइनस आर, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन है आर इंटू आर बाई आर प्लस आर। ओके, आर इंटू आर। ये ऑप्शन कुछ अजीब सा दिख रहा है। पहले में भी देखिए, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर हो जा रहा है आर स्क्वायर, आर में से आर घटाएंगे तो आर ही आएगा, तो आर से आर कट गया तो आर ही आ रहा है, तो 4πε0 आर ठीक है। यहाँ पे बी में देखते हैं तो बी में भी वैसे ही है कुछ, ऊपर हो गया आर स्क्वायर और नीचे हो गया आर प्लस आर, यानी आर में आर जोड़ेंगे तो आर ही आएगा, यहाँ भी आ रहा है, यानी इसमें कन्फ्यूज़न है। ऑप्शन बड़ा क्लोज है, ये दोनों सही हो सकता है। एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, ये कंफ्यूज करके दिया हुआ है। फॉर्मूला तो आपका होता है 4πε0 आर। तो इसमें मैं ए और बी दोनों के साथ जाऊंगा, क्योंकि दोनों में हो रहा है, और ऑप्शन ये सही नहीं दिख रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं है, ए बी दोनों सही लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 4πε0 आर। आगे बढ़ेंगे। म्यू टू और विथ रिस्पेक्ट टू 1, अभी मैंने ऊपर बताया था जैसा कि आप
ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। यानी म्यू ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, तो ये हो जाता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए म्यू टू अपॉन म्यू वन। और लिखने का तरीका दोनों है, ये भी सही है और ये भी सही है। सो म्यू टू अपॉन म्यू वन। आगे बढ़ेंगे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सो रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, सो ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। देखिए ये एक्चुअली होता है एफ ओ बाई एफ ई, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, साइन के साथ पूछा है। तो अगर माइनस है तो माइनस वाले ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, माइनस एफ ओ बाई एफ ई। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यही अगर माइनस नहीं दिया रहता है तो हम एफ ओ बाई एफ ई के साथ जाते, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निर्माण का कारण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है कि जब रेनबो बनता है तो रेनबो बनने में डिस्पर्सन को भी बोल सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, स्कैटरिंग है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है और रिफ्रैक्शन है। तो इसमें हम लोग डिस्पर्सन के साथ जाएंगे। डिस्पर्सन के कारण ये कंफ्यूजिंग वाला मामला है, क्योंकि इसमें आपने अगर पढ़ा होगा रेनबो फॉर्मेशन में, तो दो तरह का रेनबो बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो। और आपको पता है कि एक में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार TIR होता है, और एक में 2 बार TIR होता है और 1 बार रिफ्रैक्शन होता है। सो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये डिस्पर्सन के कारण होता है, यानी बड़ विक्षेपण के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। अब यहाँ से पूरा ऐसा ही मात्रक मिलने वाला है आपको, 1/5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के का मात्रक। तो के का ऐसा ही मात्रक होता है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू KQ1Q2/R²। और इसी के को हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो R² को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा FR²/Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू के। अब यहाँ से हम देखेंगे तो फोर्स का न्यूटन, R² मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पिछले वीडियो लेक्चर में इसको मैंने डिस्कस किया था। और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट सीधा इसको पलट दीजिए। कैसे पलटना है देखिए, के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को के जगह पे भेजिए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई के। 1/4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा, और के का यूनिट को पलट दीजिए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, इसको बस पलट देना है, यानी इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है जो बार बार पूछा जाता है, फैराड पर मीटर। इसको भी याद रखेंगे आप लोग, फैराड पर मीटर बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसको रफ किया जाए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक भी मैंने कई बार बताया है। ई का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F/Q, और एक होता है -dV/dr। तो माइनस की जरूरत नहीं है यूनिट निकालने में, dV/dr। तो यहाँ से जाएंगे तो न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से जाएंगे तो वोल्ट पर मीटर। देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया है, वोल्ट पर मीटर। सो वोल्ट पर मीटर ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, चूँकि हम लोग विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी 2 यूनिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है। सो देखते हैं इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है E/A, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फाई। तो यानी फ्लक्स,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट अगर न्यूटन पर कूलम लेंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हम लोग वोल्ट पर मीटर लेंगे तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, वोल्ट मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा ये वोल्ट मीटर और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा, बोथ के साथ जाएंगे क्योंकि दोनों दिया हुआ है, ये भी और ये भी दोनों दिया है, तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बोथ। इसको रफ किया जाए। अब यहाँ से सिर्फ एसआई यूनिट आ रहा है, यानी 12th में जो भी एसआई यूनिट आते हैं सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ऐसे चुने हुए क्वेश्चंस हैं कि अगर आप इसको कर लें, अगर पार्ट 1 से आप करते जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आराम से आप 35-40 क्वेश्चन करेंगे, 35 प्लस ही करेंगे, 35 से कम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यहाँ पे गलत लिखा है, पोटेंशियल है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव होता क्या है? विद्युत विभव होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट। सो और आपको भी पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, सो वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे है एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, ये भी कई बार रिपीट हुआ। तो एसआई डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QL। सो 2 का यूनिट नहीं होगा, Q मतलब कूलम और L मतलब मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर पहला। आगे बढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, सो आई वुड लाइक टू स्टॉप ओवर हियर। एक और देख लेंगे हम लोग, उसके बाद स्टॉप कर दूंगा, एक दो देख के 150 कर देता हूँ, फिर इसको स्टॉप किया जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है, फराड होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है? सो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फराड। और हाँ, कूलम पर वोल्ट भी दे दिया है क्या? ये होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ऐसा होता है। सो C कैपेसिटेंस है, Q क्या है? कूलम, और V क्या है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट भी होता है, यानी फराड भी होता है, कूलम पर वोल्ट को हम फराड भी बोलते हैं। ये भी सही, ये भी सही है। इसका मतलब कितना आंसर दे दिया है? बी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। यानी दो दो ऑप्शन है इसका। एक चीज़ ही जान लीजिए, इसको छोड़िए ऑप्शन, ऑप्शन तो देख के आप लिख ही देंगे, मैं बता ही देता हूँ। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, और C का यूनिट होता है फराड। ये तो सीधा सीधा इसका ऐसा यूनिट फराड है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे, हाँ, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन वी मतलब कूलम अपॉन वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट ये है और फराड भी ये है, यानी ये ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक होता है, ये पीछे भी हमने किया था इसी वीडियो में। ये होता है परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये होता है एयर का, हमने किया था जब, तो एयर का 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर आया था, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, यहाँ पे स्ट्रेंथ, परावैद्युत सामर्थ्य, यहाँ पे गलत लिखा है स्ट्रेंथ, सो वोल्ट पर मीटर होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। पीछे एक क्वेश्चन हमने किया था ऐसा। आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ये तो कोई भी बता देगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम, और टाइम को सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, एक ये भी सही है और एम्पियर भी सही है, यानी बोथ आंसर सही है। तो इसका आंसर आप क्या मारेंगे? ए और बी नहीं मारेंगे, सीधे क्या मारेंगे आप? सीधा आप मारेंगे सी, मतलब बोथ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या होता है? वोल्ट, और आई क्या होता है? एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस को हम ओम में मेज़र करते हैं, तो दोनों सही है। तो हम लोग जाएंगे बोथ के साथ। इसमें ऐसा कुछ दिया है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जा रहा है, ऐसा मैंने सेट किया है कि इसमें
अलग अलग यूनिट्स भी आपको सारे बता दिए जा रहे हैं कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, पूरा अच्छे से सीख लीजिए। रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, लेकिन अगर देखेंगे हम लोग तो वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग किस ऑप्शन पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, बोथ। सो ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस अभी बात हुई, क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक तो इसका वोल्ट होता है और एक होता है जूल पर कूलम हो जाएगा। तो जूल पर कूलम भी दिया और वोल्ट भी दिया है, यानी यहाँ भी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 50 मिनट क्रॉस कर रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड विथ मी। कल यहाँ से आगे का क्वेश्चन कल आएगा। थैंक यू सो मच।